Students, nowadays we are learning about fluid electrolytes balance in our body. We have learned about body fluid and electrolytes separately. So today we will learn about regulation mechanism. So let's get started. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अलग अलग हम देख चुके हैं, फ्लूइड्स को अलग और इलेक्ट्रोलाइट्स को अलग. 2 वीडियो मैंने इसलिए अपलोड कर दिए. इसमें अभी हम देख लेंगे कि इसको कैसे कैसे कंट्रोल किया जाता है फ्लूइड के रेगुलेशन को. तो कौन से ऐसे मैकेनिज्म हैं जो इसे कंट्रोल करते हैं. तो जो फ्लूइड का जो रेगुलेशन है तो वो हमारी बॉडी के अंदर उसको जो बैलेंस बनाता है थ्रू अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म. यानी कि जो फ्लूइड को बैलेंस बनाने वाले बहुत से ऐसे मैकेनिज्म है जो उसमें अपना एक्ट करते हैं, काम करते हैं, जिसमें कि हार्मोन, नर्वस सिस्टम, थर्स्ट, ये सब आते हैं. यानी कि थर्स्ट सेंटर. तो हार्मोन में जो एडीएच हार्मोन है यानी कि एंटी डायरेटिक हार्मोन की बात करें तो ये क्या करता है, हमारे फ्लूइड वॉल्यूम को और एक्स्ट्रा सेलुलर ऑस्मोसिस को क्या करता है, रेगुलेट करता है. और ये एडीएच होता है, यानी कि इसको शॉर्ट में एडीएच कहते हैं एंटी डायरेटिक हार्मोन को. तो एडीएच जो क्या करता है, जो परमेबिलिटी होती है उसको बढ़ा लेता है किडनी की. ठीक है, उसकी किडनी की जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं उसकी जो परमेबिलिटी होती है, छानने की जो काम होता है उसका, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है. और वही जो होता है अलाउ मोर वाटर टू बी ऑब्जॉर्व. और साथ ही में इसको रीअब्जॉर्ब करने के लिए, जो ज़्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब करें और एक्सक्रीट ना करें, इसके लिए उसको क्या करता है, किडनी के साथ एक्ट करता है, किडनी के कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के साथ, ये हार्मोन. ठीक है, ताकि बॉडी का फ्लूइड ज़्यादा वेस्ट ना हो बॉडी से. और जो अल्डास्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, वो एक ऐसा हार्मोन होता है जिससे हमारी बॉडी के टोटल जो वाटर लेवल होता है वो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है. ठीक है, फिर आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड. ये ऐसा हार्मोन होता है जो हमारे टोटल बॉडी वाटर के लेवल को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है. यानी कि इससे हमारा बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है वो प्रभावित होता है. फिर दूसरा मैकेनिज्म की बात करें तो वो होता है नर्वस सिस्टम. तो ये नर्वस सिस्टम में जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो ऐसा मैकेनिज्म होता है जो फ्लूइड के होम्योस्टेसिस को क्या करता है, रेगुलेट करता है. और जो हिंड ब्रेन इनहिबिटरी पाथवे होता है, ये एक ऐसा पाथवे होता है जो कि क्या करता है, एक्सेसिव वाटर और सोडियम के इनटेक, यानी कि ज़्यादा वाटर और जो हम सोडियम का जो इनटेक होता है उससे इसको प्रिवेंट करता है, बचाता है, मतलब कि रोकता है ताकि वो ज़्यादा ना ले. अब थर्स्ट सेंटर कैसे काम करेगा, तो ये जो थर्ड सेंटर होता है ये कहाँ पे होता है, थर्ड सेंटर इन द हाइपोथैलेमस. इसमें हाइपोथैलेमस में होता है जो कि स्टिमुलेट करता है या फिर इनहिबिट करता है. यानी कि जो हाइपोथैलेमस होता है उस थर्ड सेंटर को क्या करेगा, या तो उसको उत्तेजित करेगा या उसको रोकेगा. जो हमारे पर्सन की जो मतलब हम लोगों की जो ड्रिंकिंग की जो डिज़ायर है उसके लिए वो या तो प्रमोट करेगा या तो उसको रोकेगा. यानी कि जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से हम पानी को लेने के लिए हमको प्रेरित करेगा कि हमको ज़्यादा लेना है या कम लेना है. ठीक है, तो थर्स्ट लगती है कब, जब हमारे बॉडी में पानी की कमी होती है. थर्स्ट जो मैकेनिज्म होता है वो प्रमोट द कंजप्शन ऑफ वाटर लॉस थ्रू यूरिनेशन, इवापोरेशन एंड रेस्पिरेशन. तो जो थर्स्ट मैकेनिज्म है वो क्या करता है, जो वाटर का जो लॉस हुआ है किसके थ्रू, यूरिनेशन, इवापोरेशन और रेस्पिरेशन. यानी कि यूरिन के द्वारा और ये जो सांस लेने में जो हम लोग ये जो पर्सपायरेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सेल इनहेल जो हम करते हैं, उससे क्या करता है उसको ये, उसके द्वारा जो वाटर का जो लॉस होता है हमारी बॉडी से उसको ये प्रमोट करता है, यानी कि बढ़ाता है, ताकि उसको मतलब हम पानी का लेवल ज़्यादा कर लें बॉडी में, जिससे कि जो इसकी भरपाई हो पाए यूरिनेशन, इवापोरेशन और रेस्पिरेशन की. उसके रेस्पिरेशन के थ्रू जो वेस्ट हो रहा है, वेस्ट मीन जो यूज़ हो रहा है, कंजप्शन वाटर का लॉस हो रहा है हमारी बॉडी से, उसको ये मतलब कंप्लीट करेगा, कहने का मतलब. फिर हाइपोथैलेमस क्या करता है, वो रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट टू हेल्प कंट्रोल फ्लूइड. यानी कि हाइपोथैलेमस ये भी काम करता है कि जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक है उस ट्रैक से क्या करता है, वो ऐसे इनपुट रिसीव करता है जिससे कि हमारी बॉडी में पानी की कमी तो नहीं है, तो उसको वो क्या करता है, थर्स्ट के थ्रू कंट्रोल कर लेता है. अगर वो कमी है तो हमें क्या लगती है, थर्स्ट की फीलिंग होती है, प्यास लगती है, जिससे कि हम पानी लेके उसको पूरा कर लेते हैं. फिर और कुछ अदर मैकेनिज्म भी हैं जिसमें काम करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर.
तो ब्लड प्रेशर में कैसे होगा, जो बोरो रिसेप्टर्स होते हैं, अब बोरो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, यहाँ मैंने डाल दिया, देखिए ये एक टाइप ऑफ मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इन्फॉर्मेशन को रिले करने के लिए, यानी कि इन्फॉर्मेशन रिले करते हैं। ये मैकेनो रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं, जो कि क्या, जिनको कहाँ से मिलता है, ब्लड प्रेशर से ही इनको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ब्लड प्रेशर कैसा हो रहा है, मतलब ज़्यादा है कि कम है। तो ये क्या करते हैं, ऑटोनॉमी नर्वस सिस्टम में इनको मिलता है, और इन द कैरोटिड साइनस एंड द ऑटा मॉनिटर ब्लड प्रेशर, यानी कि हमारे जो हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप हो रहा है, कितना हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, हमारा ब्लड का जो प्रेशर है वो कम है कि ज़्यादा है, वो जो बायो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इन्फॉर्मेशन को रिले करते हैं, ठीक है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, फिर वो उसको अपने मैकेनिज्म के थ्रू कंट्रोल करता है। तो जो वैसो कंट्रिक्शन के द्वारा भी उसको कंट्रोल किया जाता है मैकेनिज्म को, ये भी एक मैकेनिज्म होता है वैसो कंट्रिक्शन। इसमें क्या होता है कि जो ये एक ऐसा एक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि विद इन अ सेकेंड हो जाएगा, जैसे ही ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, यानी कि ब्लड प्रेशर कम होगा, तो विद इन अ सेकेंड क्या होता है, ये मैकेनिज्म अपना काम करने लगता है, वैसो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, एकदम से इसका काम स्टार्ट हो जाता है, ताकि उसका जो फ्लूइड का जो बैलेंस है, ब्लड का जो बैलेंस है, वो प्रेशर है जो वो रेगुलर नॉर्मल रहे। फिर डायूरेटिक्स को, डायूरेटिक्स के थ्रू भी फ्लूइड के मैकेनिज्म को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि ये मेडिकेशन होती है जो कि क्या करती है, फ्लूइड के प्रोडक्शन को प्रमोट करती है। अगर बॉडी में फ्लूइड का प्रोडक्शन होगा बाय द किडनी के थ्रू, उसको क्या करती है, प्रमोट करती है, ठीक है, डायूरेटिक्स। अब है फ्लूइड रेगुलेशन मैकेनिज्म, कंटिन्यू कर लेते हैं। तो इसमें एंटी डायूरेटिक हार्मोन हमने देखा था, तो ये एडीएच रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ वाटर इन द किडनी ट्यूब्यूल्स, अब्जॉर्ब एंड रिलीज इन रिस्पॉन्स टू लो ब्लड वॉल्यूम और रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द सोडियम एंड अदर सॉल्यूट इन द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। अब एडीएच का भी क्या काम होता है, ये जो हमारे बॉडी का जो वाटर होता है उसको किडनी ट्यूब्यूल्स के द्वारा क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर किडनी ट्यूब्यूल्स क्या करती है, उसको ऑब्जर्व करती है, जितना भी वहाँ पे फिल्टर जाता है, हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में, और फिर वो क्या करती है, उसको रिलीज भी करती है, ठीक है। जब अगर उसमें ब्लड वॉल्यूम लो है, यानी कि ब्लड ही कम छन के आया, तो इसका इट्स मीन क्या है, वहाँ पे ब्लड का वॉल्यूम कम है, तो उसके रिस्पॉन्स में फिर वो क्या करते हैं, उसको इंक्रीज करने के लिए उसमें जो ये जो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम एंड अदर सॉल्यूट इन द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर अब फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ताकि वो इसको क्या कर सके, सोडियम को और अदर सॉल्यूट को जो इंट्रावेस्कुलर में उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए वो उसके रिस्पॉन्स में ब्लड के वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे, कौन, एडीएच, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल उसको लेवल को बनाएंगे। फिर आरआरए सिस्टम कैसे काम करता है, जो आरआरए सिस्टम मतलब आरआरए RAA सिस्टम, ठीक है, RAA सिस्टम का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है। तो इनका भी इसको फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट में इसको RAA बोलते हैं। तो ये भी हमारे फ्लूइड के वॉल्यूम को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इन विच व्हेन द ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, जब ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है तो ब्लड फ्लो टू द रीनल जक्स्टा मेडुलर जो जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस में भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने अभी जैसे बताया कि ट्यूब्यूल में ब्लड वॉल्यूम कम जा रहा है, ब्लड का लेवल कम है, तो क्या होगा कि वहाँ पे जो होता है फिल्टर भी कम होगा और आगे को पास भी कम होगा, जिससे कि क्या होता है कि एडीएच के लिए उसको क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है कि एडीएच हार्मोन उसको रेगुलेट करे। तो सेम यहाँ पर भी जो ब्लड का फ्लो होता है जक्स्टा ग्लोमुलर एपरेटस में क्या होगा, वो भी कम हो जाएगा अगर ब्लड वॉल्यूम कम है तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इसके वजह से क्या होता है, जो RAA सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है उसको नॉर्मल करने के लिए। फिर है आर्टियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये भी एक मैकेनिज्म है जो कि हार्ट इसको प्ले करता है। इसमें इसका जो मेन रोल होता है वो हार्ट के द्वारा होता है, जो कि क्या करता है, ओवरलोड इम्बैलेंस हो जाता है। जब हार्ट में क्या हो जाता है, ओवरलोड हो जाएगा और वो इम्बैलेंस हो जाएगा, यानी कि जो पंप है वो ठीक से नहीं हो पा रहा, काम ठीक से नहीं हो पा रहा, ब्लड का फ्लो ठीक से नहीं, तो इसमें क्या होगा, ये जो रिलीजिंग ANP भी यही है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड को ही शॉर्ट में ANP बोलते हैं। कहाँ से, राइट एट्रियम से इसको रिलीज किया जाता है हार्ट के द्वारा, जिससे कि क्या होगा, ओवरलोड जो होता है उसको, हार्ट का जो ओवरलोड होता है या जो
ये इम्बैलेंस हो जाता है उसको क्या किया जाएगा, ब्लड वेसल्स में उसको कंट्रोल किया जाएगा। फिर है नॉर्मल इनटेक। क्या होता है इनटेक एंड आउटपुट को भी कैसे नॉर्मल किया जाता है, इसके थ्रू भी बॉडी के फ्लूइड को नॉर्मल किया जाता है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं कि इनटेक कितना होना चाहिए और आउटपुट कैसे होता है। तो इनटेक क्या होगा, जो अडल्ट ह्यूमन होता है, मतलब एक अडल्ट पर्सन जो होता है, वो अगर उसकी सेडेंट्री वर्क, मतलब उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो थोड़ी हल्की है, कहने का मतलब वो ज़्यादा हैवी वर्क नहीं करता है और ऑफिस वर्क करता है, तो वो उसकी जो होगी 2500 ml ऑफ फ्लूइड डेली लेगा वो, ठीक है। और उस लेवल ऑफ इनटेक, अप्रॉक्सीमेटली लेवल ऑफ इनटेक इंक्लूड फ्लूइड, अगर इनटेक देखें कहाँ से कैसे कितना लेता है, उसका लेवल क्या होता है फ्लूइड का, तो 1200 से वो फ्लूइड से ही ले लेता है 1200 ml, और फूड से वो लेता है, यानी कि फ्लूइड से 1200 ml करीब वाटर ले लेगा, और फूड से वो 1000 ml करीब लेगा, और अदर से वो जो मेटाबॉलिक जो प्रोड्यूस है उससे 30 ml करीब वो अप्रॉक्स वाटर का इनटेक वो लेता है, ठीक है, एक अडल्ट पर्सन। डेली आउटपुट कितना होगा, अब जितना इनटेक हुआ उतना ही उसका आउटपुट होना चाहिए। तो डेली आउटपुट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इन इनटेक। तो डेली आउटपुट भी उतना ही होना चाहिए जितना कि इनटेक लिया, उसी के लगभग उतना ही आउटपुट भी होना चाहिए, यानी कि यूरिन भी उतनी होनी चाहिए जितना कि पानी लिया है, या स्वेटिंग हो रही है या यूरिनेशन हो रहा है, तो जितना बॉडी के अंदर गया उतना बाहर आना भी चाहिए। तो नॉर्मल जो आउटपुट होता है वो नॉर्मल आउटपुट अकर एज यूरिन, ब्रीदिंग एंड पर्सपायरेशन, फीसिस एंड इन मिनिमल अमाउंट ऑफ वजाइनल सिक्रीशन। तो जो हमारा नॉर्मल आउटपुट होता है वो यूरिन के द्वारा, ब्रीदिंग के द्वारा, यानी कि जो हम सांस लेते हैं और यूरिन पास होती है, पर्सपायरेशन यानी कि पसीना होता है, और कुछ फीसेस के साथ भी वाटर बाहर आता है, तो इस तरीके से, और थोड़ा बहुत ही कम अमाउंट में वजाइनल सिक्रीशन को से भी वाटर का आउटपुट माना जाता है। अब हम इसी में देख लेते हैं, अगर वाटर ज़्यादा होता है तो क्या बोलेंगे, वाटर कम होगा तो क्या बोलेंगे, ओवर रिहाइड्रेशन एंड एडिमा, ठीक है। तो अगर ओवर रिहाइड्रेशन का मतलब होता है, रिहाइड्रेट मतलब होता है मतलब ज़्यादा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होना, ठीक है, बॉडी में। एक्सेस ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ओवर रिहाइड्रेशन, ठीक है, यानी कि हमारे बॉडी में जितनी लेवल होना चाहिए पानी का, जितना हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, उससे बहुत ज़्यादा होने को ओवर रिहाइड्रेशन बोलते हैं। एडिमा किसको बोलते हैं, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, यानी कि कहीं पे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लूइड जमा हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस पे, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्ड स्पेस फ्लूइड भी इसको बोलते हैं, और इसी को एडिमा भी बोलते हैं। अब कॉजेज ऑफ एडिमा, एडिमा होने के कारण क्या होते हैं, एडिमा कॉज बाय डिस्ट्रप्शन ऑफ फिल्ट्रेशन, यानी कि फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें जब डिस्टर्बेंस हो जाता है, जैसा कि हमने देखा था, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एंड ऑस्मोटिक फोर्सेस ऑफ द बॉडी सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है, जो फोर्सेस होता है बॉडी के सर्कुलेटरी फ्लूइड में, उसमें गड़बड़ी हो जाएगी, यानी कि वो इरेगुलर हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, फिल्ट्रेशन में डिस्टर्बेंस हो जाएगा, तो एडिमा कॉज हो जाएगा। अब देखते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी की कमी हो जाना। तो डिहाइड्रेशन इज डिफिशिएंसी ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि बॉडी फ्लूइड का बहुत कम हो जाना बॉडी के अंदर, वो डिहाइड्रेशन, कमी हो जाने को ही डिहाइड्रेशन कहते हैं। और एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर, यानी कि बॉडी फ्लूइड की डिफिशिएंसी या ज़्यादा अमाउंट में वाटर की कमी होने को ही डिहाइड्रेशन कहते हैं। एक्सटर्नल कॉजेज, अब इसके कॉजेज क्या होते हैं, क्यों होता है डिहाइड्रेशन, इसके एक्सटर्नल कॉजेज होते हैं डिहाइड्रेशन के, प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर, यानी कि लंबे समय से सन के साथ एक्सपोज में रहना, यानी कि बाहरी आउटडोर काम करते हैं जो लोग काफ़ी हॉट एनवायरनमेंट में, और एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, जैसे कि एथलीट्स वगैरह हैं या जिम में जो लोग जाते हैं तो काफ़ी स्वेटिंग वगैरह भी होती है, उसके वजह से भी जो होते हैं वो ये फ्लूइड की कमी हो जाती है। और अगर वो पानी ना लें तो साथ में ये जो इलेक्ट्रॉल पाउडर ना लें, इलेक्ट्रॉल पानी जो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें होते हैं, ठीक है। एंड डिहाइड्रेशन, वॉमिटिंग और बर्न, इसके द्वारा भी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, जिसको लंबे समय से अगर बहुत बार डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो रही है, बर्न हो गया, तो भी वाटर की कमी होती है। अब इसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं, इसके कैसे ठीक किया जा सकता है डिहाइड्रेशन को, इसमें सप्लीमेंट दी जाएंगी फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स के। मैंने बोला ना, इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स जो होते हैं उससे भी काफ़ी मात्रा में उसको आराम मिलता है, फ्लूइड्स दे सकते हैं उसको, ठीक है। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और मिलते हैं नए वीडियो